दोस्तों हमारा 3 सितंबर को कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। और जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उससे आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक की तैयारी कराते जा रहा हूँ। तो आपके जो ब्लूप्रिंट देखें हम भूगोल सब्जेक्ट का, तो आपका जो सिलेबस में देखें तो आपका जो पहली पुस्तक है इसके 6 अध्याय आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आ रहे हैं और दूसरी पुस्तक से 2 अध्याय आ रहे हैं। ओके, तो ये आपका लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपके सभी अध्यायों के आपके वस्तुनिष्ठ बता दिए थे। पार्ट 3 में दोस्तों आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के सभी जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट करा दिए थे। अभी दोस्तों हमारे अध्याय 6 के क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, फिर दूसरी पुस्तक के अध्याय 1 अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है कवर कराने वाला हूं। ओके, इससे पहले 3 वीडियो और आ चुके हैं तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। टोटल दोस्तों आपके 4 वीडियो हो जाएंगे। चारों वीडियो देख लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा और इसी से पूरा पेपर आएगा। तो जितने क्वेश्चन बताए चारों वीडियो देख लेते हैं, 70 में 70 आप स्कोर कर लेंगे। तो हमें अध्याय 6 देखना है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक हमारे दोस्तों पार्ट 3 मैंने दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर कवर कर दिए थे। अध्याय 6 भू आकृति या तथा उनका विकास, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हमारे सबसे पहले आते हैं अति लघु प्रश्न यानी 2 नंबर वाले प्रश्न है। पहला है पवन के निक्षेप से बनने वाली 2 स्थितियों के नाम लिखिए। नदी के निक्षेप से बनने वाली 2 स्थिराकृतियों के नाम लिखिए। नदी के द्वारा बनाने वाली 2 अपरदनात्मक स्थिराकृतियों के नाम लिखिए। नदी के युवस्थला की अपरदन की 2 विशेषताएं लिखिए। डेल्टा किसे कहते हैं, बरखान किसे कहते हैं, भौम जल द्वारा बनने वाली 4 अपरदनात्मक स्थल रूपों के नाम लिखिए। ये हमारे क्वेश्चन है। चलिए मैं क्रम से दोस्तों आपको इनका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। पहले तो दोस्तों से पूछा जा रहा है पवन के निक्षेप से बनने वाली 2 स्थलाकृतियां हैं, तो बालू के टीले और लोयस, ये आपके हैं पवन के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। इसका नदी के निक्षेप से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, तो बाढ़ का मैदान और डेल्टा। नदी के द्वारा बनने वाली 2 अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन सी हैं, तो आपका गार्ज हो गया, दूसरा है आपका भी आकार की घाटी। नदी के युवावस्था के अपर्दन की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहली विशेषता है गहराई में अपर्दन, दूसरा विशेषता आपकी तीव्र ढाल और जल प्रताप। तो ये आपकी दिया हुआ है नदी के युवावस्था की अपर्दन की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेल्टा किसे कहते हैं, तो नदी द्वारा बहकर लाए गए अपसादों के मुहाने पर जमा होने से बनने वाली एक त्रिभुजाकार या पंखे की आकार की स्थलाकृति आपकी बनती है जहां नदी और सागर झील मिलती हैं। ये आपका डेल्टा कहलाता है। बरखान किसे कहते हैं, तो बरखान एक प्रकार का अर्धचंद्राकार बालू का टीला है जो हवा की दिशा में उत्तर और विपरीत दिशा में अवतल होता है, जिसके 2 सींगे हवा की दिशा में आगे निकले होते हैं। तो ये आपका बरखान होता है। फिर नेक्स्ट हमारा भौमजल के द्वारा बनने वाली 4 अपरदनात्मक स्थल रूपों के नाम बताना है। तो डोलाइन, सिंहहोल, गुफाएं, लैपीज, ये सभी आपकी दोस्तों भौमजल या भूजल द्वारा बनने वाली अपरदनात्मक स्थल रूप के नाम है। देखिए आपके 8 क्वेश्चन थे, सभी का दोस्तों मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। 2 नंबर के हैं, बिल्कुल आपके क्या है एक वाक्य टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पवन के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, कैनियन क्या है, लैपीज किसे कहते हैं। क्रम से इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो पहले मैं बताना पवन से अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति, तो आपका छत्रक सेल है, वार्तकार्द है, इंसिली वर्ग है, यांगडांग, जुगेन, ये सभी दोस्तों आपकी पवन से अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण पूछा जा रहा है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण हेमनदों के अपरदन द्वारा होता है, जहां हेमनद घाटियों को गहरा और चौड़ा करते यू आकार प्रदान करते हैं। कैनियन पूछा जा रहा है, तो कैनियन एक प्रकार की एक गहरी सकरी घाटी होती है जो नदियों द्वारा कठोर चट्टानों को काटकर बनाई जाती है। फिर पूछा जा रहा है आपका लैपीज। तो लैपीज क्या है, तो लैपीज चूना पत्थर क्षेत्रों में सतही जल द्वारा निर्मित अनियमित और नुकीली स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट आपका हेमनद द्वारा बनने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो हेमनद द्वारा बनने वाली स्थलाकृति कौन सी, सर्क, अरेक, हॉर्न, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, ये सभी आपकी हिमनद द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। चट्टानों में अधाकृतित विसर्प और मैदानी भागों में जलोढ़ के समान विसर्प क्या बताते हैं। जैसे चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह अधिक प्रवाह क्यों होता है, तो आपका दिया हुआ है इनका सॉल्यूशन। दोनों का सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। जी आपका चूना युक्त चट्टानों प्रदेशों में भौम जल प्रवाह की अधिकता क्यों होती है, तो इसका क्यों होता है, क्योंकि चूना पत्थर अधिक घुलनशील होता है जिससे भूमिगत गुफाएं और दरारों का निर्माण होता है जो जल को भूमिगत पहुंच रूप से बहने की सुविधा प्रदान करता है।
तो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अध्याय 6 के जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें 15 क्वेश्चन है, सभी हमने क्या कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों हमारी दूसरा पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण, इसके 2 अध्याय आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में, उनके और क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। तो हमारा अध्याय 1 है भारत की स्थिति। इसमें भी दोस्तों सबसे पहले हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर वाले हैं। पहला भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को लिखिए। कर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, कोई 4 राज्यों के नाम लिखिए। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जिनका प्रमाणिक मध्याह्न रेखा से गुजरती है। भारत के पूर्वी समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। क्रम से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लिखना है, तो आपका दिया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। या अक्षांशीय विस्तार है आपका, ये देशांतरीय विस्तार दिया है, याद कर लेना है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपकी 8 राज्यों से गुजरती है। बाकी आपको 4 पूछे जा रहे हैं, कौन से राज्य बता दें, 4 के नाम पूछे जा रहे हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, तो आप जानते ही होंगे, एक बार अच्छे से तैयार कर लेना, परफेक्ट। तो भारत के 2 राज्यों के नाम लिखना है जिनमें प्रमाणिक मध्यांतर रेखा गुजरती है। तो 2 राज्य आपके कौन से हैं, तो 2 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहां से प्रमाणिक मध्यांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम बताना है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारतीय महाद्वीपों में सम्मिलित देशों के नाम बताने हैं, तो भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, ये सब सम्मिलित हैं। फिर भारत की पूर्वी और एवं पश्चिमी तटों के नाम लिखने हैं। तो कि पूर्वी जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं और जो पश्चिमी तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा है जी आपके जो अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न थे सभी उनका सॉल्यूशन देख लिया है। ओके, अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 3 नंबर वाले प्रश्न। तो ये हमारे दिए हुए इन्हें देख लेते हैं। ओके, जैसे आप इतने सारे आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको लगता है कि 1-2 मुझे कठिन लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे आपके 6 क्वेश्चन है तो कम से कम दोस्तों आप 4 तो आपको पढ़ के हैं तो रखना ही है। जैसे हम दोस्तों यहाँ बात करें तो आपके 7 क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय में, 1-2 आपको नहीं याद हो रहा तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन कम से 5 तो कम से कम याद करें। इससे क्या होगा कि 7 में से आप 4 या 5 याद करेंगे तो उसमें एक ना एक तो आपका फंसी जाएगा और आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। ऐसा तो है ना कि पूरा आपका आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला हमारा, भारत को महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर एक विशेष क्षेत्र है। इसे एक महाद्वीप के रूप में अलग पहचान देता है। इसमें हिमालय सहित एक विशाल भूभाग, विविध जलवायु, परिस्थिति तंत्र और समृद्धि सांस्कृतिक विविधता शामिल है, जो इसे शेष एशिया से अलग बनाता है या अलग करती है। नेक्स्ट है, भारत की लंबी तट रेखा के प्रभाव को आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपके प्रभाव दिए हैं। भारत की लंबी तट रेखा के प्रभाव पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, व्यापार और वाणिज्य, मत्स्य पालन, पर्यटन, जलवायु, इन पॉइंटों के आधार पर भारत की लंबी तट रेखा के प्रभाव स्पष्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के देशांतरी फैलाव इसके लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो देख लेते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है भारत के देशांतरी फैलाव इसके लिए किस प्रकार से लाभप्रद है। तो इसका सॉल्यूशन यह दिया हुआ है, ऐसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की विविधता, तीसरा है सांस्कृतिक विविधता। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जबकि पूर्व में नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है, पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में की घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये रहने वाला है, इसे आप तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या भारत की एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो ऐसा क्यों सोचते हैं। तो पहले क्रम से दिया हुआ है, पहले दिया हुआ हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, इस कथन की स्पष्टता तो पॉइंटों के माध्यम 2 पॉइंटों के माध्यम से बताइए, राजनीतिक महत्व और व्यापार मार्ग से। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि है तो क्यों है। ये बताइए, हाँ भारत को एक से अधिक मानक की समय की आवश्यकता है, इस पर विचार किया जा सकता है, इसके कारण आपको ये दिए हुए हैं। ओके, और इसके क्या लाभ होंगे वो भी यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे अध्याय के जितने आपके अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय थे सभी क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब लास्ट अध्याय हमारा बचता भी अध्याय 2, इसके भी हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अध्याय 2 है हमारा संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। इसमें दोस्तों हमारे सबसे पहले आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन हमारा, द्वीप समूहों की संख्या व उनकी स्थिति को लिखिए। कश्मीर हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटियों के नाम लिखिए। भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत के स्थित 2 दर्रों के आपको नाम बताने हैं। क्रम से सॉल्यूशन देखते जाते हैं।
पहले तो आपको द्वीप समूह की संख्या और उनकी स्थिति बतानी है। भारत के मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं, पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, और इनकी स्थिति भी बताई जा रही है। फिर कश्मीर हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटियां, तो नागा पर्वत और आपका K2 हो जाएगा, K2 पर्वत। जैसे क्या है, यह काकाकोरम श्रेणी में स्थित है जो हिमालय का ही भाग है। नेक्स्ट, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंड में विभाजित किया गया है? तो मुख्य रूप से 6 भूवैज्ञानिक खंड में विभाजित किया गया है और इन 6 के नाम दिए हैं, तैयार कर लीजिएगा। हिमालय पर्वत में स्थित 2 दर्रों के नाम, तो नाथुर दर्रा जो सिक्किम में है और रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपके पूर्वी घाटी की 2 विशेषताएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार आ चुका है। पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी की विशेषताएं, तो पढ़ के आपको रखना है। ये आपके दिए पूर्वी घाटी की विशेषता और पश्चिमी घाटी की विशेषता। पूर्वी घाटी की विशेषता क्या, असतत और अनियमित है, कम ऊंचाई वाली है। पश्चिमी घाट की विशेषता है सतत और ऊंचे हैं, पश्चिमी ढलान तीव्र है। 2 पॉइंटों के आधार पर इनकी विशेषता बताई जा रही है। ओके, तो ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हमने कर लिए हैं। फिर इसके बाद आ जाता है बागर से क्या आशय है, तो बागर से आशय देख लेते हैं। बागर से क्या आशय ये पूछा जा रहा है। तो बागर से पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले उच्च मैदान को कहते हैं जो नदियों के बाढ़ के मैदान से दूर स्थित होते हैं और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, यह मिट्टी कंकड़दार होती है। जैसे यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो, वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों? तो आपको बताना है कि यदि व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो पश्चिमी तटीय मैदान से होकर जाएगा, क्योंकि अरब सागर में स्थित है और पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के समांतर स्थित है। ये हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे 2 और क्वेश्चन है अति लघु 3 में। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम लिखिए। पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? जैसा सॉल्यूशन दिया है, भारत में जो ठंडा मरुस्थल लद्दाख में स्थित है, इसकी श्रेणियाँ कौन सी है? काकाकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। पश्चिमी तटीय मैदान की कोई डेल्टा क्यों नहीं है? तो इसका आपको दिया हुआ कि पश्चिमी तटीय मैदान पर अधिकांश नदियाँ छोटी व तीव्र ढलान वाली होती हैं जो सीधे अरब सागर में गिरती हैं। अपने साथ लाई गई गाद को जमा करने के लिए पर्याप्त समय या समतल भूमि नहीं पाती हैं। इसके बजाय ये नदियाँ ज्वारमुख बनाती हैं और ना कि पश्चिमी डेल्टा के, ना कि आपके डेल्टा बनाती हैं। कंप्लीट होता है, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। तो ये हमारे इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार के महत्व लिखिए। उत्तर भारत के मैदान के महत्व, ये आपको दोनों क्वेश्चन एकदम पढ़ के रखना है। तो देख ले, तो हिमालय के 3 महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्रम से हम क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन देखते जाते हैं। पहला हमारा कि प्रायद्वीपीय पठार के महत्व को आपको बताना है। तो क्या महत्व कि प्रायद्वीपीय पठार में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है और कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध रहती हैं। तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के महत्व। फिर उत्तरी जो भारत के मैदान हैं उनके महत्व पूछे जा रहे हैं। उत्तरी भारत के मैदान के महत्व क्या है कि कृषि उत्पादन होता है, सघन जनसंख्या है और परिवहन और व्यापार है, आपका दिया हुआ है। ओके, जो परिवहन और व्यापार है वो क्या है, व्यापार बहुत ज़्यादा विकसित है और अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ प्रदान करता है। तो उत्तर भारत के मैदान में आपको बताना है कृषि उत्पादन, सघन जनसंख्या और परिवहन और व्यापार के पॉइंटों के आधार पर महत्व बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अब तो जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजन भी है, स्पष्ट कर दिए। तो स्पष्ट इस बात को आपको करना है। तो हिमालय का महत्व बहुआयामी, यानी हिमालय के बहुत ज़्यादा महत्व है। जलवायु विभाजन भी करता है, अपवाजन विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन, और एक लाइन के माध्यम से समझाया जा रहा है। नेक्स्ट हिमालय के कोई 3 आपको महत्व स्पष्ट करने हैं। तो हिमालय के महत्व क्या है कि जलवायु नियामक है, जल का ये स्रोत होता है, जैव विविधता का एक है भंडार है। तो ये आपके दिए हिमालय के 3 महत्व। तो ये भी हो जाता कंप्लीट हमारा। जैसे भारत को कितने भू आकृतियों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए। पहले तो आपको बताना कि भारत को कितनी भू आकृतियों में बांटा गया है। तो 6 भू आकृतियों में बांटा गया। कौन कौन सी है तो उनके नाम बताने हैं आपको। तो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब इनमें से किसी एक का आपको वर्णन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ उत्तरी मैदान का वर्णन कर दिया है 2 लाइन में, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। जैसे तराई और भांवर क्षेत्रों में अंतर आपको बताना है। तो भांवर को वह होता है जो शिवालिंग की तलहटी में स्थित है, कंकड़ पत्थरों से बना संकीर्ण पट्टी है जहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। तो ये आपका भांवर। तराई क्या है, भांवर के दक्षिण में स्थित है यह दलदली और नम क्षेत्र है जहाँ नदियाँ पुनः सतह पर आती हैं, घने जंगल में जाती हैं, तराई आपकी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है, उनका नाम लिखिए। लिखते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है, उच्च, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी पठार।
ढक्कन का पठार क्या है कि अब इसमें 3 हमने बता दिए कौन सा है, इसमें से एक का वर्णन करना है। तो मैंने ढक्कन के पठार का यहाँ वर्णन कर दी कि भारत का सबसे बड़ा पठार है जो त्रिभुजाकार आकार का होता है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट शामिल है। तो हो जाते हमारे कंप्लीट यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए और पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीवियस कई बार आ चुका है। तो 2-3 में बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। हिमालय का महत्व रहने वाला है। तो ये पहला, दूसरा, चौथा और 10वां ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के रखना है। कम से इनका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है इसको समझाना है, तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हिमालय पर्वत की 3 विशेषताएं। तो ये विशेषता है जैसे विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, नवीन बलवत पर्वत है, अनेक हिमनदों का ये घर है। फिर आपको पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान में अंतर बताना है। तो इन पॉइंटों के आधार पर अंतर भी दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको जो कुछ आपके अध्याय रह गए थे, लास्ट के 3 अध्याय, उनका भी हमने क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। आगे दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपका एक मानचित्र आपका आएगा, जो लास्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मानचित्र आएगा और भारत का आपका मानचित्र आपको दिया जाएगा। तो 5 नंबर का मानचित्र आपका रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये मैं आपको देखिए नाम बता रहा हूँ, तो आप इसको इन सबको नाम को देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ये आपके गूगल से निकालिएगा, जैसे आपको पता है। तो आपको सब पता होना चाहिए कौन कहाँ है, भारत के मानचित्र में कौन कहाँ है। हर कह दिया चिल्का झील तो आपको बता देना, कर्क रेखा कहाँ से जाती है, ओके, काकारोरम तट क्या है। तो ये सभी आपको नाम दिए और इसी में से आएगा, ये 100% इसी में से आपका आएगा। सभी दोस्तों आपको क्या है प्रैक्टिस करना है, ये अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस करना है। मैं पूरे आपके सभी नाम आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आपको देख लेना ये सब क्या है मानचित्र में कहाँ रहने वाले हैं। ओके, इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है मानचित्र मिलने वाला है। भारत का मानचित्र आपको पेपर में दिया जाएगा, तो आपको क्या है इस मानचित्र में ये सभी को भरना है। तो इन सभी स्थानों को आपको जरूर देख लेना कि हमारे भारत के मानचित्र में कहाँ मिलने वाले हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आने वाला है 5 नंबर का। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में सभी वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए थे। आपका पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। तो सभी आपको अच्छे तैयार करना है। पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने आपको तैयार करा दिया है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।